नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ करंट अफेयर जनरल स्टडी की वे क्वेश्चन जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीजीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो को यूज करिए एज ए प्रैक्टिस के लिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही दे पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने प्लान को रिवाइज करते हुए रिवीजन करिए उन टॉपिक्स को जिस टॉपिक पे आप क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई लास्ट में आपने क्या करना है, कमेंट करके अपना स्कोर बताना है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसका भी आपको आंसर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द नारगोनो काराबो रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच टू कंट्रीज। आपको बताना है कि ये जो एरिया है एक रीजन की बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है नारगोनो काराबा। ये एक रीजन है और ये रीजन किसी की कारण की वजह से, कोई डिस्प्यूट की कारण की वजह से, यानी कि आप ये बोल सकते हो टेरिटरी डिस्प्यूट की वजह से दो कंट्री के बीच में काफी बना हुआ है और उसकी वजह से ये न्यूज में है। तो भाई ये कौन सी दो कंट्री है जिनके बीच में इस रीजन को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये आपको चूज करना है कंट्री के नाम। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, टेरिटरी है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, नारगोनो और कारबाख, ये दो एरिया है। अच्छा, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है चाइना और भूटान के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, यानी कि ये लोग दो कंट्री है आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं, कुछ इनकी टसल सी चल रही है कि ये एरिया मेरा है, ये रीजन मेरा है, इस तरह की बात चल रही है। तो आपको वो कंट्री आइडेंटिफाई करते हुए अपना आंसर चूज करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी कि ये जो है आर्मेनिया और अजरबैजान जो है ये दो कंट्री के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। देखिए अगर ये मैप को देखेंगे सेंट्रल एशिया, जैसे ये वर्ल्ड मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, इस वर्ल्ड मैप में अगर आप जाए यहाँ पे इंडिया है और इस एरिया में ऊपर यानी मिडल ईस्ट के थोड़ा ऊपर यानी कि वेस्टर्न एशिया की अगर हम बात करें और ईस्टर्न यूरोप वाला जो एरिया है उस जगह पे ये जो एरिया है यहाँ पे एक डिस्प्यूट चल रहा है दो कंट्री के बीच में, अजरबैजान के बीच में और आर्मेनिया के बीच में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये जो रेड वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये दोनों एरिया जहां डिस्प्यूट चल रहा है। और इन दोनों एरिया में से एक एरिया तो भाई ये मतलब ये नागोरोनो और दूसरा बाराकबाक, ये दो एरिया और ये दोनों कंट्री आपस में कहती हैं ये मेरा एरिया ये मेरा एरिया है, तो इन दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर मैं इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके अगर आपको बताऊं तो ये जो एरिया हुआ करता था, यानी कि ये जो एरिया पहले आर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों ही पहले पार्ट हुआ करते थे, ट्रांसकोकेशिया के ये पार्ट हुआ करते थे, यानी कि आप ये बोल सकते हैं साउथ कॉसेशिया के ये लोग पार्ट हुआ करते थे। उस टाइम ये कंबाइंड एक रीजन हुआ करता था, बाद में इसे डिवाइड हो गया और अलग अलग कंट्री में जो ये डिवाइड हो गया आर्मेनिया और अजरबैजान बन गए, तो अब इनके बीच में ये डिस्प्यूट की वजह बन गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सैंडलवुड के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सैंडलवुड। रेड सैंडलवुड के ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये तीन स्टेटमेंट है आपके पास, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है रेड सैंडलवुड इज ए एंडेमिक टू वेस्टर्न हिमालय इंडिया, यानी कि ये बोल सकते हो कि जो रेड सैंडलवुड जो एक तरह से वुड है, लकड़ी है, ये आज के टाइम पे एंडेमिक कंडीशन में पहुंच गई है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में ये वुड पाया जाता है, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है दे यूजली ग्रो अंडर कूल टेम्परेचर क्लाइमेट, यानी कि ये जो वुड है, ये लकड़ी जो है, लाल लकड़ी आप बोल सकते हो, ये कूल टेम्परेचर यानी कि ठंडा टेम्परेचर यानी ठंडा मौसम जहां होता है, ऐसा जो क्लाइमेट होता है उस एरिया में ये ट्री जो होती है ग्रो करती है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज नोन फॉर इट्स रिच ह्यूज एंड थेरेटिपिक प्रॉपर्टी, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये अपने रिच कलर क्वालिटी की वजह से और दूसरा इसमें कह सकते हो एक तरह से मेडिसिन फीचर जो है इसके अंदर है, जिसकी वजह से ये काफी मतलब पॉपुलर है और इसकी वजह से ये जाना जाता है।
तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये 3 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें तो सारे स्टेटमेंट यानी कि वो ए बी सी ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट है। ऑप्शन सी का मतलब ये है कि इस वुड जो ये लकड़ी की जो आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वुड रेड कलर का जो वुड है और रेड कलर होने की वजह से इसे रेड सैंडलवुड भी बोला जाता है, ठीक है। और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है कि भी ये कलर में काफी रिच होता है और थेरेपी के लिए ये यूज होता है, यानी किसी भी थेरेपी वगैरह के लिए यूज होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी ये जो हमारी जो कंट्री है और इस पर्टिकुलर जो रीजन एशियन रीजन है, यहाँ पे इस वुड को मेडिकल फीचर की वजह से भी यूज किया जाता है और इसमें ये डिमांड भी है। चाइना और जापान जैसी कंट्री है, वहां पे ये कॉस्मेटिक और मेडिसिन प्रोडक्ट बनाने में भी काफी यूज इसका किया जाता है और इस वजह से ये काफी फेमस भी है। यानी कि आप ये बोल सकते हो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं गलत स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया आपको कि ये जो वुड है ये कॉमनली जो है ये हिमालयन रीजन में है। ये हिमालयन रीजन में नहीं है ये वुड पाया जाता, बल्कि ये हमारी कंट्री में जो साउथ इंडिया है यानी कि तमिलनाडु के आसपास का कह सकते हो, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला का जो रीजन है उस रीजन में इस ट्री को उगाया जाता है और उस एरिया में ये मतलब उस क्लाइमेट टेम्परेचर जो होता है जिस हिसाब से इसको रिक्वायरमेंट होती है ये फुलफिल होती है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये साउथ इंडिया जो है उस एरिया में ये ट्री और ये वुड हमें पाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया था कि कूल टेम्परेचर में ये ट्री ग्रो करती है, नहीं, ये कूल टेम्परेचर में नहीं बल्कि ये हॉट और ड्राई क्लाइमेट जो होता है वहां पे ये ट्री ग्रो करती है। इट मीन्स ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर जो हमारा सी हो जाएगा सिर्फ इस वजह से कि हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपसे इसलिए भी पूछा जा रहा है, अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि भी एक डिसीज सामने आ रही है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, और उस डिसीज की वजह से ये जो ट्री है सैंडलवुड ट्री है जो हमारी कंट्री में है ये एक सीरियस थ्रेट की तरफ लीड कर रही है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भगत सिंह के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भगत सिंह जी का बर्थडे था और उस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का भी आप जोड़ करके समझ सकते हैं कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की वजह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट भगत सिंह वाज एसोसिएटेड। आपको बताना है इनमें से कौन सा इंसिडेंट है जिससे हमारे जो भगत सिंह थे, शहीद भगत सिंह, वो इनसे जुड़े हुए थे। तो फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस की वजह से ये जुड़े हुए थे, इस केस से भगत सिंह जुड़े हुए थे। सेकंड बोला जा रहा है आपकी प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट, डिफेंस इंडियन एक्ट की वजह से ये प्रोटेस्ट करने की वजह से ये मतलब इससे जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, और उससे भी ये भगत सिंह जुड़े हुए थे। तो आपको अगर भगत सिंह के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप ये बता सकते हैं ये तीनों ही केस से क्या भगत सिंह जुड़े थे या नहीं थे, उनसे ये रिलेटेड है, एसोसिएटेड है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत इजी आंसर है। अगर आपने मूवी वगैरह भी देखी है भगत सिंह के ऊपर तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट यानी कि ओनली वन जो है वो करेक्ट है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। और हम अगर बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल थ्री यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही जो केसेस है इससे हमारे भगत सिंह जी जो है जुड़े हुए थे। तो करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो भगत सिंह की अगर हम बात करें तो भी हमारी कंट्री में ये ऐसे एक यंगस्टर थे जिन्होंने हमारे फ्रीडम मूवमेंट को काफ़ी एनर्जेटिक बनाया, और भाई इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम लोग फ्री हो पाए हैं और एक ऐसी कंट्री में जी पा रहे हैं जो कि किसी का गुलाम नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, बल्कि अपना डिसीजन खुद ले पा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें भगत सिंह के थोड़ी केसेस के बारे में बात करें तो 1928 में जब लाला लाजपत राय जी ने जो साइमन कमीशन के अराइवल पे जो उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला था और उस प्रोटेस्ट में उनकी पिटाई की गई थी और उस पिटाई की इंजरी की वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। तो उसकी वजह से जो एक रिवेंज लेने के लिए लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने क्या किया था कि भाई साइमन को यानी कि जो साइमन क्या नाम क्या सॉन्डर्स को ये हत्या कर दी गई थी, उसको मार दिया गया था।
तो उसमें ये एसोसिएटेड थी 1929 के केसेस में, और उसी केस को बोला जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, और इससे डायरेक्टली एसोसिएटेड थे हमारे भगत सिंह जी। ये तो फर्स्ट हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट ये है कि भगत सिंह और बीके दत्त जो थे, बटुकेश्वर दत्त जी जो थे, ये इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, लेकिन इनका टारगेट किसी को मारना वारना नहीं था, ये सब जानते हैं, बस ये था कि भाई अंग्रेजों को सुनाना था कि भाई उनकी बात सुनी जाए। तो उस केस से भी ये जुड़े हुए थे, जिसे अंग्रेजों ने ट्रीट कर लिया गया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इनके ऊपर केस चार्जेस लगा दिए गए थे। तो ये दो तो ये हो गया था, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिसके भगत सिंह के बारे में बोला जा रहा है, तो इस तरह की चीजों से काफी ये एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इनसे कनेक्टेड है, यानी कि साइमन कमीशन से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केसेस से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आप बोल सकते हो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो फॉर्मुलेशन ऑफ डिफेंस ऑफ एक्ट है, इससे भी डायरेक्टली जुड़े हुए थे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ही केसेस से डायरेक्टली एसोसिएटेड है भगत सिंह जी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी है। अच्छा, ये बताइएगा कि भगत सिंह का बर्थडे कब आता है और इनको फांसी किस डेट को दी गई थी? ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फुल मेंबर ऑफ मैक्रोसुर। मैक्रोसुर ब्लॉक जो है, उस ब्लॉक के बारे में बताना है कि कौन कौन सी कंट्री इसके मेंबर है। तो फर्स्ट कंट्री जो बताया जा रहा है अर्जेंटीना, सेकंड कंट्री आपसे बताया जा रहा है ब्राजील, और थर्ड कंट्री आपसे बोला जा रहा है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला। ये तीन कंट्री है, इन तीनों कंट्री में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी मार्कोसुर ब्लॉक जो है उसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, उससे जुड़ी हुई है। तो आपके पास जो कोड्स हैं यानी कि ऑप्शन है आपके पास कुछ इस तरह से, और आपको करेक्ट वाला चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड जो कंट्री है यानी कि अर्जेंटीना और वेनेजुएला, ये जुड़ी हुई है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड कंट्री यानी कि ब्राजील और वेनेजुएला, इससे जुड़ी हुई है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड कंट्री यानी कि ब्राजील और क्या नाम है अर्जेंटीना, इससे जुड़ी हुई है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि तीनों कंट्री अर्जेंटीना, ब्राजील और वेनेजुएला, ये तीनों ही कंट्री इससे जुड़ी हुई है। क्या बोल सकते हैं इसको, मैक्रोसुर ब्लॉक से तीनों कंट्री जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? चलिए अपना कमेंट करके आंसर जरूर बताइए पहले, उसके बाद आगे देखिएगा स्कोर क्या है। अच्छा ठीक है, मैं अब आपको आंसर ही बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी का मतलब ये है कि भाई ये दो कंट्री हैं, एक तो क्या नाम है ब्राजील और दूसरा अर्जेंटीना। ब्राजील और अर्जेंटीना, ये ब्राजील है, आप लोग जानते ही हैं, ये ब्राजील है, और ये जो एरिया अर्जेंटीना का, ये तो दोनों जो कंट्री है ये डायरेक्टली जुड़ी हुई है एक ट्रीटी के थ्रू। इस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ असुएंस, एक तरह से बोल सकते हो। इस ट्रीटी से जुड़े हुए जो 1994 में साइन की गई थी। ठीक है, और इस ट्रीटी की वजह से ये दोनों कंट्री 1991 में जब स्टैब्लिश्ड हुआ था, और 1994 में एक और ट्रीटी साइन की गई थी, और वो प्रेट्रो, ये इस ट्रीटी की वजह से ये दोनों कंट्री आपस में जुड़ी है मैक्रोसुर ब्लॉक के। इनिशियली ये जो मेंबर थे इसके अंदर ज्यादा मेंबर हुआ करते थे, यानी कि वेनेजुएला भी इसका मेंबर था, लेकिन 2016 में वेनेजुएला को इसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई थी। तो आज के टाइम पे 4 कंट्री अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे, ये जो 4 कंट्री है ये इस ब्लॉक में रह गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कंट्री बिल्कुल करेक्ट है। वैसे आपको याद करने का एक तरीका ये मैं बता सकता हूँ कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है ये सारी की सारी। अच्छा, उसके बाद ये कि ये चारों ही कंट्री, चाहे आप अर्जेंटीना की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात करिए, पराग्वे की बात करिए, उरुग्वे की बात करिए, ये चारों ही कंट्री ऐसी हैं जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होते हैं उनमें हमेशा ये पार्टिसिपेट करती है, और अच्छा इनका परफॉर्मेंस भी रहता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप गेम्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, और सब के सब बहुत अच्छे मतलब वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं इनमें से कई, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भी एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है कुछ उधर से ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं फिर समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव आर डेडिकेटेड टू द इम्प्रूव एजुकेशन इन इंडिया। हमारी कंट्री में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला इनिशिएटिव जो है वो है दीक्षा मोबाइल ऐप। ये दीक्षा मोबाइल ऐप क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और सेकेंड आपसे बोला जा रहा है स्वयं प्रभाव, एक टॉपिक है, ये क्या है आपको बताना है। और नेक्स्ट आपके प्रगता गाइडलाइन। ठीक है, यानी कि ये तीनों चीजों के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये 3 नई चीजें इनिशिएटिव लाई गई है।
क्या ये बात सही है, गलत है? आपको ये एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए, ध्यान में रखते हुए बताना है कि भाई ये बात जो है करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि दीक्षा ऐप जो है ये हमारी कंट्री में एजुकेशन को इम्प्रूव करने का काम कर रही है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो आप, स्वयं प्रभा भी और प्रगता गाइडलाइन भी, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों जुड़ी हुई है हमारी कंट्री में एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि कह सकते हो एजुकेशन को डेडिकेटेड है ये दोनों चीजें। अच्छा, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड जो है ये एजुकेशन से जुड़ी हुई है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड जो है ये एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला ये तीनों की तीनों जो है डायरेक्टली हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है उनसे कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड है। तो भी आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि जैसे कोविड-19 चल रहा है तो उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अच्छा, मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो ये तीनों के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है, तीनों ही मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। तो भाई ये जो तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक तो वजह ये है कि कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल या कॉलेज नहीं स्टार्ट हो पा रहे हैं, खासतौर पे स्कूल लेवल पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। कॉलेज वगैरह में तो ठीक है, बच्चे बड़े होते हैं, वो मतलब कह सकते हो आप कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह यूज़ करके ई लर्निंग के जो जितने भी सोर्स हैं, ठीक है, उसकी तरह ये पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन हम स्कूल स्टूडेंट की बात करें, खासतौर पे जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट की बात करें, उनमें ये एजुकेशन को रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं। उसके अंदर से आप बोल सकते हो कि दीक्षा पोर्टल भी उनमें से एक है, जिसे 2017 में एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। ये इसलिए लॉन्च किया था ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीचर्स इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे को नॉलेज शेयर कर सके, एक कम्युनिटी बिल्ड कर सके। ठीक है, और मतलब कह सकते हो कई ऐसी इनोवेशन प्रैक्टिस जो हो रही है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो फर्स्ट है दीक्षा पोर्टल, जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं केवीएस, यानी कि अपने संगठन की बात करता हूं मैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन की। यानी कि केवीएस ने क्या किया अभी कि स्वयं प्रभा पोर्टल है, जो कि एक तरह से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे डायरेक्टली डीटीएच के थ्रू, यानी कि फ्री जो चैनल होते हैं उसके थ्रू स्टूडेंट को क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। वहां पर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, क्लासेस दी जा रही है। जैसे आप ये यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उसी तरह उनको टीवी पे भी कुछ कुछ प्रोग्राम उनके लिए डेडिकेटेड बनाए गए हैं, अब ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड ही है प्रगता पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से ही एक गाइडलाइन है कि भी इस जो पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है इसमें किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए, ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे भी पढ़ाना है, उसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है एचआरडी मिनिस्ट्री के थ्रू। यानी कि आप ये बोल सकते हो तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। हमारी कंट्री में एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव की तरह इनको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। अच्छा, अगर आपको ये फुल फॉर्म जानना है इसका कि ये प्रगता का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि प्लान, देखिए यहाँ पे प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट, यानी कि ये छोटे छोटे वर्ड्स में इसे डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल एजुकेशन से रिगार्डिंग में एक गाइडलाइन है एचआरडी मिनिस्ट्री के थ्रू कि भी किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी चीजें काफी यूजफुल आपके लिए भी हो सकती है, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी काफी यूजफुल हो सकती है अगर इनमें से किसी भी पोर्टल को आप यूज करते हैं तो। देखिए स्वयं प्रभा क्या है, 32 चैनल हैं जिसके थ्रू स्कूल एजुकेशन के जितने भी क्लासेस वगैरह होते हैं ये इनके लिए क्लासेस प्रोवाइड करने का काम करती है। अच्छा ठीक है, ये यू हो गया। उसके बाद अगर हम दीक्षा पोर्टल की बात करें, ये एक ई प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बुक्स वगैरह, पीडीएफ फाइल वगैरह आपको मिल सकती है और कुछ वीडियो भी अवेलेबल आपको हो सकती है। बाकी रेडियो प्रोग्राम, ये तो इन तीनों की बात होगी। इसके अलावा कुछ और भी चीजें, एक है आकाशवाणी चैनल है, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आकाशवाणी के अंदर भी जैसे ज्ञानवाणी एक चैनल आता है, ज्ञानवाणी, जो कि टोटली डेडिकेटेड है एजुकेशन को लेकर के, तो वो भी एक इनिशिएटिव है। काफी साल से, 10-15 साल से तो मुझे सुनते सुनते हो गए हैं। ठीक है, तो काफी यूजफुल है, आपके कई सारे प्रोग्राम उसके अंदर आते हैं, अगर आप उसे यूज टू हैं उससे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये अलग से बता रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। तो ये बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो आपका हो गया, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आपके लिए जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भगत सिंह के बारे में आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा भगत सिंह के बारे में। अच्छा, इसके अलावा कोई भी आपके सजेशन हो, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।
हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है।